हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आई इसमें। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए हमारे जो भी क्वांटिटेटिव टूल्स थे और साथ ही साथ हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स भी देखे। दैट मींस आर मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी पिछले 3 लेक्चर्स में कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है कि अगर जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ भी घटेगी। तो ये जो आरबीआई का फंक्शन है कि वो इसे कैसे मैनेजमेंट करती है, ठीक है, कैसे उसका मैनेजमेंट करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। सो हम अगर आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हमने क्वांटिटेटिव टूल से एक्चुअली दो ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं, ठीक है। और इसी दो ऑब्जेक्टिव्स को अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव टूल से। और फाइनली एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इन द लास्ट लेक्चर, विल बी स्टडिंग दिस स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम अपने क्वालिटेटिव टूल से। इसमें हम क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम प्राइम लेंडिंग रेट देखेंगे, बेस रेट देखेंगे, एमसीएलआर देखेंगे, फिर कुछ नॉन ट्रेडिशनल टूल्स भी देखेंगे, फाइनली एट द एंड हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखेंगे। देखिए क्वालिटेटिव टूल्स के बाद समझ लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो शुरू के दो ऑब्जेक्टिव हैं इन्फ्लेशन और ग्रोथ वाला, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो सब टॉपिक आप देख रहे हैं, प्राइम लेंडिंग रेट, एमसीएलआर, बेस रेट, ये सब तो अलग टॉपिक है। और फाइनली एट द एंड भी हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स के बाद खत्म हो जाएंगे। कि क्या है कि एक्चुअली जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो बेस रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, एमसीएलआर से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल प्रूव करूंगा कैसे क्वालिटेटिव टूल्स आरबीआई यूज करती है इन 3 एग्जांपल से, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रख दिया। बाकी नहीं तो क्वालिटेटिव टूल्स के बाद मुझे नॉन ट्रेडिशनल टूल्स ही चालू करना था, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आपको, इसके लिए मैंने इसको एग्जाम्पल में लिया। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वालिटेटिव टूल्स। देखिए अगर मान लीजिए क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर जाते हैं तो उसके बाद आरबीआई स्विच करती है क्वालिटेटिव टूल्स में। आपने देखिए क्या क्या क्वांटिटेटिव टूल्स थे, तो हो सकता है कि क्वालिटेटिव टूल्स फेल कर जाए, उस टाइम पे फिर यूज किया जाएगा क्वांटिटेटिव टूल्स। अब एक रीजन आता है कि क्यों क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर गए। ठीक है, ऐसे क्या रीजन थे। देखिए रीजन ये है कि आरबीआई तो सिर्फ ऊपर से पॉलिसी बना सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऑर्डर दे सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, लेकिन वो जो काम है वो रियल में तो बैंक्स को ही करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ने डिसाइड किया कि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक या फिर आप समझ लीजिए रेपो रेट 6% है, अगर मैं उस रेपो रेट को घटा के 3% करूं तो आरबीआई एक्सपेक्ट करेगा कि मतलब बैंक्स भी अपना जो इंटरेस्ट रेट अभी शायद तक 7% चल रहा होगा उसे घटा के 5% कर देंगे, एटलीस्ट 5% तो कर ही देंगे, 5 से 4%। अगर वो बैंक्स नहीं करेंगे तो फिर तो क्वांटिटेटिव टूल्स पूरी तरीके से फेल कर गए। आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर दिए थोड़ी इन्फ्लेशन कम करने के लिए, बैंक्स ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मतलब के लिए ऐसा नहीं किया। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर गए। तो इसके बाद आरबीआई क्या करेगी, अपनी क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करना चालू करेगी। सबसे पहले तो उन्हें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएगी। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे याद दिलाएगी, उन्हें बोलेगी, मतलब उन्हें लेटर लिखना चालू करेगी या फिर कई मीटिंग्स कन्वेंट करेंगी जिसमें बोलेगी कि ये बैंक्स की मतलब मॉनिटर मतलब मॉरल ड्यूटी है। जैसे कि आपने देखा होगा जिस टाइम पे हमारे यहाँ आपको याद हो 2013 के आसपास बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, ठीक है, बहुत महंगाई बढ़ गई थी जब यूजुअली यूपीए 2 गवर्नमेंट पावर में थी। ठीक है, उसी टाइम पे जो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिले, एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्टर से भी मिले कि सर आप थोड़ा बहुत समझिए, बैंक्स को बोलिए, आप अपने फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करिए, ये सब उन्होंने बोलना चालू किया। वो क्या था, वो एक्चुअली में क्वालिटेटिव टूल था अंडर मॉरल्स, मतलब क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर मॉरल सिचुएशन, मतलब मॉरली उन्हें याद दिलाना कि सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी देश की तरफ कुछ कर्तव्य है, लोगों की तरफ कुछ कर्तव्य है। आप एक बैंक हैं, आपने साइन किया था कि आप ऐसा बोले, आपने ऐसी शपथ खाई थी कि हम बैंक चलाए तो ऐसी आपकी टूल्स मानेंगे, फलाना ढिकाना, ये सब बोल के मॉरली उन्हें मतलब सुएट करते हैं। अगर मॉरली वो लोग नहीं मानते, ठीक है, मॉरली नहीं मानते तो वार्निंग देती है आरबीआई, बोलती है देखो मैं आपको आपको पिनलाइज कर दूंगी। आपने देखो आपने यहाँ पर से एग्रीमेंट साइन किया था, इसके अंदर ज्यादा आपको शेड्यूल बैंक में मैंने बताया था कि आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस रहेगी वो आप मानेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मानेंगे। ये कि बैंकिंग सीरीज बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है मॉनेटरी पॉलिसी, वो समझ में नहीं आएगी तो ये समझ में नहीं आने वाली, इससे रट्टा मारिए इसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, सो यू विल गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। आई वांट कि सबको समझ में आए, सबका फ्री में बेनिफिट हो। फाइन, तो उसके बाद वार्निंग देना चालू करेगी, उन्हें शेड्यूल 2 दिखाना चालू करेगी। अगर वो भी काम नहीं करते तो फाइनली एट द एंड उसे पेनलाइज कर देगी। ठीक है, मतलब पेनलाइज कर देगी, मतलब उनके ऊपर कुछ फाइन लगा देगी। ठीक है, अगर फाइन लगाने पे भी बैंक्स नहीं माने, बोलेंगे अरे यार क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो अभी भी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा फाइन देने में कुछ थोड़ी ना लॉस हो रहा है। मतलब मान लीजिए ऐसे कई बार आप देखते हैं कि नेताओं के पास 100 रुपए का फाइन लगाया जाता है, मतलब मतलब व्हाट अ जोक। मतलब सिंपली कहा जाए, जो लोग मंथली 3 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर आप 100-150 रुपए का फाइन लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी के ऊपर 80 रुपए का फाइन लगा दिए गए, मतलब क्या बकवास चीजें हैं यार ये। ठीक है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग फिर भी अपनी एक्टिविटी चालू रखते हैं। अगर फिर फाइनली जब उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं रह जाता आरबीआई के पास, तो वो रूल बना देती है। मतलब जो बोल रही थी, जैसे आरबीआई बोल रही थी कि आप इसे कम करिए इस तरीके से, अगर उस तरीके से लोग कम नहीं करते तो वो उस तरीके को रूल बना देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग याद है, मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग सीरीज में, तो वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर आरबीआई ने डिसाइड किया कि 18% जाएगा एग्रीकल्चरल लोन, ठीक है। तो उसमें से क्या होता था कि जो एग्रीकल्चरल लोन बैंक्स ने क्या सिर्फ बड़े बड़े फार्मर को देना चालू कर दिया, ठीक है। तो जब बड़े बड़े फार्मर को देना चालू करी तो आर्मी ने सोचा कि जो लोअर जो फार्मर्स है उनको फायदा होना चाहिए, मार्जिनलाइज फार्मर को उनको तो फायदा नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर अंदर से आरबीआई ने अलग से डिसाइड किया कि 18% के अंदर भी कोई ऐसी सीलिंग बनाई जाएगी जो मतलब थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन को भी लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल आपने देखा क्वालिटेटिव टूल्स का, अब आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखता हूँ एमसीएलआर के फॉर्म में। देखिए उससे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या होता है प्राइम लैंडिंग रेट और फिर क्या होता है बेस रेट, फाइनली एट द एंड वी विल कम टू एमसीएलआर। तो प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है? देखिए प्राइम लैंडिंग रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक्स अपने बेस्ट कस्टमर्स को सस्ते में लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं बेस्ट कस्टमर हूं या फिर आप बेस्ट कस्टमर है, आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त है, ठीक है, और आप बैंक्स के हिसाब से उनका बेस्ट कस्टमर है, तो आपको लोन देंगे वो 4% पे। लेकिन अगर आपका दोस्त थोड़ा बैड कस्टमर है उनके लिए तो उनको लोन देंगे वो 5% पे। अब देखिए अब ये अच्छा कस्टमर या बेस्ट कस्टमर या गुड कस्टमर कैसे डिसाइड करता है? ऐसे नहीं कि मतलब गुड कस्टमर का मतलब ये नहीं होता कि आप दिखने में अच्छे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कस्टमर। अगर आपकी अच्छी पॉलिटिकल पहचान है तो यू विल बी कंसिडर्ड गुड कस्टमर, ऐसा नहीं है। देखिए गुड कस्टमर के यहाँ पर दो रीजन दो ऑब्जेक्टिव मतलब दो चीजें देखी जाती है। अगर जो कस्टमर हो बैंक से अप्रोक्सीमेटली पिछले 10 से 15 साल से जुड़ा हुआ हो और उसने जितने भी आज तक लोन लिए हो वो लगातार मतलब उसने लगातार टाइम टू टाइम वो लोन्स को पूरे किए हैं, और साथ ही साथ उसका बैंक बैलेंस भी काफी बड़ा हो, मतलब लाखों लाखों रुपए उसके बैंक अकाउंट में पड़े रहते हो, और उसके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मतलब उसके पास लगातार पैसे का मतलब एक फिक्स सोर्स हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर उसकी बड़ी सी कंपनी हो जो जिसके डूबने के चांस बहुत कम है, ठीक है, तो उसे वैसे कस्टमर को लोग गुड कस्टमर कंसिडर करते थे और प्राइम लैंडिंग रेट के अंदर उन्हें थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया करते थे, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट देयर ओन एम्प्लॉयज एंड फार्मर्स, मतलब अपने एम्प्लॉयज और फार्मर्स को तो लोग कम पे ही लोन देंगे। फार्मर्स को इसलिए गवर्नमेंट ने अलग से रूल्स बना के रखा है, इसलिए उनको प्राइम लेंडिंग रेट से भी कम रेट पे देना है, और साथ ही साथ ओन एम्प्लॉयज हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिलेगा बैंक्स में रहने का, तो इसलिए भी उन्हें मतलब इन दोनों को कम रेट पे लोन दिया जाता था। लेकिन क्या होता था कि आप सब जानते हैं कि 1 से 6% पे लोन लेंगे, दूसरे पे 4% पे लोन लेंगे, तो थोड़ा बहुत 2% का लॉस तो हो रहा है ना बैंक को, तो बैंक्स को तो अपना पूरा पूरा प्रॉफिट चाहिए, वो लोग तो पूरे प्रॉफिट के ही रहते हैं, प्रॉफिट उनका फंक्शन रहता है, ठीक है। जब वो पूरा नहीं होगा तो जो 2% का लॉस हो रहा है वो लोग बाकी जो बैड कस्टमर उनसे वसूल करेंगे, मतलब जिनसे अभी 6% लोन लेना था उससे 8% लोन लेंगे। तो अब ये तो बहुत ही बड़ा मिसमैच हो गया, ठीक है, मतलब इतना बड़ा मतलब आपके बेस्ट कस्टमर के लिए हम क्यों लोन चुकाएं, इस तरह की फीलिंग आने लगी लोगों में। ऊपर से देखा कि बैंक्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया, बोला कि नहीं चाहिए भैया, वी डोंट वांट योर लोन, यू कीप योर लोन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कीप योर लोन विद यू। सो इसके बाद फाइनली एट द एंड आरबीआई नई चीज के साथ सामने आती है जिसका नाम है बेस रेट। अभी बेस रेट क्या होता है? देखिए बेस रेट में डिसाइड किया गया कि आरबीआई मतलब जो बैंक्स हैं इस रेट मतलब एक फिक्स रेट डिसाइड किया जाएगा एज अ बेस रेट, और उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई मतलब जो बैंक्स है वो किसी को भी लोन नहीं देंगे। और उसके क्या क्या फैक्टर्स थे वो थे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, नेगेटिव रेट ऑन सीआरएन, मतलब हर बैंक अपने 4 फैक्टर देखेगा उसके हिसाब से अपना बेस रेट बनाएगा, ठीक है। जैसे पीएनबी मान लीजिए बेस रेट बन गया 8%, एसबीआई का बन गया 6%, ठीक है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा बेस रेट, और उस रेट से नीचे चाहे उनका गुड कस्टमर हो चाहे बैड कस्टमर हो चाहे कैसा भी कस्टमर हो उसको उस बेस रेट पे ही लोन देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर फैक्टर्स मेंशन किए हैं, याद रखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन फैक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछने वाला, तो वैसे तो मुझे फैक्टर्स भी मेंशन नहीं करना चाहिए, बस मैंने सोचा कि अब एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच गया थोड़ा बहुत एटलीस्ट फैक्टर मेंशन कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मेंस में क्वेश्चन फंस जाता है एमसीआरआर बेस रेट इन सब के ऊपर, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स पढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, आप एक्स्ट्रा बच्चों से अप्रोक्सीमेटली मतलब हाफ से 1 मार्क्स ऊपर निकाल देंगे, ठीक, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, वैसे ये जरूरी नहीं है, फाइन। तो फिर क्या हुआ कि अब आरबीआई ने सोचा कि जब हम बेस रेट हमने ला ही दिया है, अगर हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करेंगे कि अपना बेस रेट घटाएंगे और फाइनली इंपैक्ट पड़ना चालू होगा, ठीक है। मतलब देखिए क्वालिटेटिव टूल्स का मकसद क्या था? क्वालिटेटिव टूल्स का मकसद था कि जैसे ही अगर क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर जाए तो क्वालिटेटिव टूल्स को यूज किया जाए, और क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करने के बाद मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप चलाया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ने 6% से 3% अपना रेपो रेट किया और उनके पूरे क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर गए, क्वालिटेटिव टूल्स मतलब ट्राई करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर गए हैं वो उनकी जगह क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करके बाकी जो बैंक्स को फोर्स किया जाए कि ये जो आप जो अभी 4 या 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहे थे उसे 4% पे कर दो या 3% पे या फिर 5% पे ही एटलीस्ट कर दो, ठीक है।
तो आरबीआई ने सोचा था बेस रेट, जैसे ही वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी के रेट चेंज करेगी, कम करेगी, तो ऑटोमेटिकली ये बेस रेट भी चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं ना, ये मतलब रेपो रेट से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, रेपो रेट से रिलेटेड नहीं है। देखिए जो फैक्टर्स है ना, ये एक्चुअली मैच ही नहीं करते थे बेस रेट से। मतलब अगर बेस रेट का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सोचा कि अगर मैं हाथी के सामने शेर रख दूंगा, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अगर हाथी के सामने शेर आएगा तो हाथी डर के भाग जाएगा। सेम उसी टाइप का था कुछ। मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर्स शेर थे और हमारा ये जो बैंक्स थे वो हाथी थे। जब आरबीआई ने अपना शेर रखा बैंक के सामने, मतलब तो हाथी कुछ हिला ही नहीं। तब हाथी को बोला क्या फर्क पड़ता है, शेर ही तो है, एक लात मारूंगा निकल लेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए फैक्टर्स किसी तरीके से इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहे थे बेस रेट में, इसलिए भी ऑटोमेटिकली सब चेंज नहीं हुआ। आप समझते हैं ना, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो चेंज करने का, तो वो भी काम नहीं किया। फिर ऊपर से बैंक्स, जब आरबीआई ने बोला कि चलिए ठीक है फैक्टर्स पे काम नहीं कर रहा, तो आप एटलीस्ट अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसे चेंज करिए, ठीक है। तो आरबीआई उस टाइम पे फिर बैंक्स ने अपना एक अलग से आर्ग्यूमेंट दिया। बैंक्स ने बोला कि देखिए सर, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे दे रहे हैं और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे 4% कर देते हैं, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हमें 4% करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा रूल है। 4% अगर आपने, मतलब किसी को भी आप अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे रूल नहीं दे सकते। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बेस रेट मतलब सेम इंटरेस्ट रेट पे सबको लोन दिया जाएगा, भले बाद में कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, वो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स ने बोला आरबीआई को कि सर देखिए, हम पहली बात तो हमने अगर नए कस्टमर के लिए किया तो पुराने कस्टमर के लिए करना पड़ेगा। जब पुराने कस्टमर के लिए करेंगे तो हमें अब थोड़ा बहुत लॉस होगा ना। पहले वो लोग हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहे थे, अब कम देंगे तो हमें लॉस होगा। अब जो लॉस होगा, अब हम उसे डिपॉजिट से तो कंपनसेट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें डिपॉजिट भी मंगवाना है, ठीक है, लोगों का डिपॉजिट भी मंगवाना है। जो हमने लोन दिया तो अलग है, लेकिन डिपॉजिट मंगवाने के लिए भी हमें उसमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ते थे। अब करंट अकाउंट डिपॉजिट या एफडीआई, मतलब जो फिक्स्ड अकाउंट, मतलब पीडी या एफडी करते हैं, ठीक है, एफडी करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 8%। अगर मान लीजिए कल बैंक ने 6% कर दिया, तो आप अपने पैसे वापस निकालेंगे, बोलेंगे ऐसा क्या फायदा, वो तो कहीं और से मुझे 6% मिल जाएंगे। तो उसमें बैंक ने बोला कि देखिए, पहली बात तो हम आपकी चीज मान के ये जो अपने जो नए कस्टमर के रेट पे उनसे, मतलब जो पुराने कस्टमर को का इंटरेस्ट रेट भी कम करे, तो हमें यहाँ पर लॉस आप देख ही रहे हैं। ऊपर से हम डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं कर सकते। अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो हमारे कस्टमर्स भाग जाएंगे, तो हमें 8% तो मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम चलती है, वहां पर इंटरेस्ट रेट वो लोग 12% देते हैं, ठीक है। वहां पर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, अगर मान लीजिए स्मॉल सेविंग स्कीम में गरीब क्या करते हैं कि गरीब लोगों को फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट 12% रहता है, और जो बैंक रहते हैं हमेशा उनसे कम ही ऑफर करते हैं कि गवर्नमेंट के पास आप समझ सकते हैं पैसा ज्यादा है, बैंक के पास पैसे कम है। तो उन्होंने ये सब रीजन दिए। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्या क्या रीजन दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला, सबसे पहले तो फैक्टर जो थे, मैंने दिखाया 4 फैक्टर, वो एक तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। फिर दूसरे नंबर पे जितने भी आप ये सब देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले तो न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर वाला तो लॉस होगा बैंक को। दूसरा पॉइंट ये कि डिपॉजिट में भी हमें इंटरेस्ट रेट रखना है, अगर वो कम किया तो कस्टमर भाग जाएंगे, तो वो भी हम कम नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि स्मॉल सेविंग स्कीम से भी हमें कॉम्पीट करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो डिपॉजिट पे गवर्नमेंट ज्यादा वो दे रही, तो एक तरीके से बैंक से बोला कि हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन आरबीआई ने बोला बेटा हमें ज्यादा दिमाग मत दिखाओ, आप सिर्फ बैंक के हो, अपने चेयरमैन, एंड आई एम द चेयरमैन और यू कैन से आई एम द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। और उसने अलग से आरबीआई ने आर्ग्यू किया कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रहता है वो बहुत ही लो रहता है। मतलब ये कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट कम आते हैं, करंट और ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा आते हैं, और आपको करंट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ना के बराबर आप इंटरेस्ट रेट देते हैं। और आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर लॉस होगा। कैसे लॉस होगा जब आप फिक्स डिपॉजिट में इतना कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, या करंट अकाउंट डिपॉजिट में इतना कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, कहाँ से लॉस होगा? आप कम कर दीजिए, कस्टमर को भी फायदा होना चाहिए, आप सिर्फ पूरा प्रॉफिट अपने अंदर ही किए जा रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने आर्ग्यू किया, फिर भी बैंक्स ने नहीं माना। मतलब अब आरबीआई फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब आरबीआई ने बोला चलो अब तो मैं दिखाता हूँ कि मैं आरबीआई क्या हूँ, मतलब वो हु एम आई, ठीक है। तो आरबीआई ने फाइनली डिसाइड किया कि हम एमसीएलआर लॉन्च करेंगे। एमसीएलआर के अंदर क्या था कि सबसे पहला तो क्या किया गया कि फैक्टर्स चेंज कर दिए गए, मैंने आपको बताया था। अब आरबीआई ने सोचा कि हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, सिंपल सी बात यह है कि हम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि जैसे ही हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करें, ऑटोमेटिकली इन्हें अपना इंटरेस्ट रेट कम ही करना पड़ेगा या बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आरबीआई ने ये सब फैक्टर्स लाया। एज यूजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रट्टा मार के रख लेना, अगर कहीं पर आंसर में लिखना हो तो लिख देना।
ठीक है, तो आपने समझा कि कैसे आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स यूज किए। सबसे पहले आरबीआई ने बोला मॉरली की सर मान जाइए, पैर पड़े, वार्निंग दी, थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगाई, फिर भी आरबीआई नहीं मानी, मतलब बैंक्स नहीं माने, फाइल नहीं है, एट द एंड एमसीएलआर का रूल बना दिया कि भैया अब यही आपका बेस रेट। मतलब ये एमसीएलआर क्या है, मतलब ये है कि अब बेस रेट हट गया है, ठीक है, अब एमसीएलआर काम करता है। मतलब एमसीएलआर वो रेट है जिस रेट पे मतलब जो बैंक्स हैं वो बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको लोन देंगे, ठीक है, जिस रेट पे बाकी कस्टमर को जो लोन दिया जाएगा उसे हम बोलेंगे एमसीएलआर। और इसे 1 अप्रैल 2016 से इफेक्टिव कर दिया गया, बट अभी तक बैंक्स ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत भीख मांग रहे हैं आरबीआई के सामने। आरबीआई ने बोल दिया बेटा तुमने अपनी औकात दिखा दी, हमने भी अपनी औकात दिखा दी, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद एमसीएलआर को ऊपर से एडवांस में डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब आपको कुछ 10-15 दिन पहले, तो अभी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, बट इट विल बी फिक्स्ड कि आपको इससे पहले ही बताना पड़ता है कि एमसीएलआर रेट आप क्या रखेंगे। और आप सब समझ रहे हैं कि इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंगली अब आरबीआई को दोबारा उनके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करेगी, इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंगली इनका एमसीएलआर चेंज होगा और ऑटोमेटिकली मतलब इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी अगर उनके क्वांटिटेटिव टूल फेल करते हैं तो। फाइन। So I think you have understood what are qualitative tools in detail. What is quantitative tools? You have also understood MCLR as well. And finally, I'm that means moving to non-traditional tools because I have to complete this lecture within 7 to 8 minutes because I don't want कि lecture 25 minutes के ऊपर जाए, ठीक है। बस 2 से 3 टॉपिक्स और, ठीक है। So just keep sitting for 5 minutes, बस 5 मिनट की लेक्चर और देख लीजिए, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल देखिए, अगर ट्रेडिशनल टूल्स में क्या रहता है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स फेल करते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्वालिटेटिव टूल्स भी फेल कर जाए, फिर भी आरबीआई को तो अपनी मतलब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है ना, आरबीआई को इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है। तो उसके लिए आरबीआई क्या यूज कर सकती है, उसके लिए आरबीआई यूज करती है नॉन ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेलीकॉप्टर हूवर। अब मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लीजिए इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 10-15% इन्फ्लेशन हो गया, 20% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, 20% फिक्स करते हैं, 20% इन्फ्लेशन हो गया। अब उस टाइम पे आरबीआई ने अपने क्वांटिटेटिव टूल्स यूज किए, बैंक्स को बोला कि मतलब बैंक से ट्राई किया कि मनी सक आउट किया जाए, लेकिन क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर गए। इसके बाद उसने क्वालिटेटिव टूल्स यूज किए, वो भी मान लीजिए फेल कर गए। इतनी जल्दी कोई रूल भी नहीं बना देता कि आरबीआई जानती है हमें बिल्कुल एट प्रेजेंट क्वांटिटेटिव मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो उस टाइम पे यूज किया जाएगा नॉन ट्रेडिशनल टूल, जिसका एक हम पार्ट लेते हैं जिसका नाम है हेलीकॉप्टर हूवर। आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, देखिए आपने देखा होगा जितने भी अभी तक हम टूल्स यूज कर रहे थे उससे जो पैसा था, सिर्फ और सिर्फ पैसा हम क्यों वापस ले रहे थे, मतलब आरबीआई पैसा वापस क्यों ले रहा था, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था। और वो जो पैसा वो जो वापस जाता था बैंक से, वो एक तरीके से इफेक्टिवली इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं करता था, क्योंकि वो जो पैसा था वो बैंक से जा रहा था, ना कि पूरी इकोनॉमी से जा रहा था। वो तो बैंक से पैसा गया ना, आपके हाथ में तो आपके जो इनकम आती है वो तो है ही है, वो पैसा तो आरबीआई ने नहीं लिया ना, और अभी ले भी नहीं सकती। तो फिर अगर मान लीजिए फिर भी आरबीआई को इन्फ्लेशन अब कंट्रोल करना है और सब कुछ फेल करके, तो आरबीआई इस टाइम पे हेलीकॉप्टर हूवर करेगी। मतलब हेलीकॉप्टर हूवर की ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक से पैसा आरबीआई नहीं खींच सकती है, एक्चुअली पूरी इकोनॉमी से ही पैसा खींच सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डिमोनेटाइजेशन। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बोल दिया कि जितने भी 1000 और 500 के नोट्स हैं दैट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर फ्रॉम 9th of November, ठीक है। 8th of November को शायद तक अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद 9th of November थे वो इलीगल टेंडर बन गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि आपने अपने घर का एक एक रुपए मतलब 500 और 1000 के जितने भी नोट थे वो बैंक में जाके जमा कराए। अब उस टाइम पे इन्फ्लेशन आपने देखा ना कितना कम हो गया था, आपने खुद ऑब्जर्व किया था, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सोचिए या कुछ करिए, आपने खुद देखा था इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हुआ था। उस टाइम पे लोगों ने प्रोडक्शन कम किया था, मांग कम हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो गया था। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल टूल, कैसे आरबीआई नॉन ट्रेडिशनल टूल को भी यूज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर हुआ, इसका बेस्ट एग्जांपल था डिमोनेटाइजेशन। फिर इसके बाद एक और नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का पार्ट आता है जिसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। देखिए हेलीकॉप्टर मनी इट इज ओनली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वो आपको आगे बताता हूँ क्यों, लेकिन याद रखिएगा हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बार न्यूज में था, इसलिए याद रखिएगा इसके प्रोपाउंडर को या फिर फाउंडर को, जिसका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। ही वाज आल्सो अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज एंड ही वाज अ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड ही वाज वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बंदे हैं या फिर जिन्होंने थोड़ा इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा, उन्होंने मिल्टन फ्रीडमैन का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अब ये कैसे काम करता है, इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मान लीजिए अब हेलीकॉप्टर के हूवर के थ्रू मान लीजिए बैंक्स ने मतलब जो आरबीआई था उसने पूरा मतलब यहाँ पर सिर्फ 500,000 के लीगल टेंडर बंद किए गए थे, अब यहाँ पर आरबीआई ने 1 रुपए भी लीगल टेंडर हटा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए अब इकोनॉमी से पूरा का पूरा पैसा चला गया, अब तो इकोनॉमी पूरी बार्टर सिस्टम में आ गई। और अब आरबीआई को करना क्या है,
आरबीआई को पूरा का पूरा पैसा अब इकोनॉमी में डालना है। लेकिन इकोनॉमी में कैसे डालेगी? अब बैंक्स को लोन देगी, फिर बैंक धीरे धीरे पैसा लोकल लौटाना चालू करेंगे। आपने खुद देखा था डिमोनेटाइजेशन के बाद कितनी प्रॉब्लम होती थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, एटीएम्स में पैसा नहीं था, मतलब बहुत ही डिफिकल्टी हुई उसके बाद। तो उसके लिए फिर न्यूज में एक कॉन्सेप्ट आना चालू हुआ पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद, जिसका नाम था हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी में क्या रहता है कि बैंक्स मतलब आरबीआई मतलब इसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहती है या सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की, उसको मतलब बैंक्स को पैसा नहीं देना, मतलब लोगों के घर में जाके पैसा दे आना, मतलब लोगों के घर में पैसा फेंको, ऊपर से मतलब जो आपने बैलून बना लिया वहां से पैसा फेंको, मतलब जगह जगह मतलब लोगों से पैसा एक एक गड्डी निकाल निकाल के बेचो, मतलब बांटो। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल हेलीकॉप्टर मनी, मतलब विदाउट एनी यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम हेलीकॉप्टर मनी मतलब उसका यूज करना, मतलब पैसे को लोगों को बांटना। लेकिन आप समझ गए होंगे ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, खासतौर पर इंडिया पे। इसलिए जब पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में इसका बहुत कॉन्सेप्ट आया, एक्सपर्ट्स ने बोला कि सर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन यूज करिए, इससे जो भी मार्केट की जो इकोनॉमी में जो पैसे कम कम हुए हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, लोगों के घर में पहुंचाइए या फिर कोई लोगों के ऑफिस में पहुंचाइए, जिससे लोगों के पास जो जो पैसा उनका वो पहुंचा चालू हो जाए। लेकिन फिर अरविंद सुब्रमण्यम ने जब इकोनॉमिक सर्वे निकाला तो उसमें उन्होंने बोला कि इट इज नॉट फॉर डेवलप्ड कंट्री, इट इज नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इट इज जस्ट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। वाई? बिकॉज वहां पर ये कॉन्सेप्ट इसलिए आएगा था कि वहां पर डिमांड जानबूझ के कम होती है। ठीक है, वहां पर देखिए वहां पर लोग सेल्फ सफिशिएंट है, वहां पर लोगों के पास भर भर के पैसा है। इंडिया जैसे वहां पर गरीबी नहीं छाई हुई है, ठीक है, तो वहां पर लोगों के पास भर भर के पैसा है, तो वहां पर लोगों को चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आज फ्रिज खरीदी, कल एलसीडी खरीदेंगे, परसों एलईडी खरीदेंगे, नरसों मतलब अलग अलग चीजें खरीदने का प्लान रहता है। वहां पर लोग बस हर चीज है, एलईडी एलसीडी ये वो फलाना ढिमका हर चीज है, तो वहां पर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहां पर डिमांड जानबूझ के गिरती है। इसलिए वहां पर गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए जाए, बैंकिंग सिस्टम से नहीं। इसलिए वहां पर एक कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन नॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, तो इसलिए हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट आज तक यूज नहीं किया गया है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल आता है नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। इट इज ऑल्सो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, बट ये भी न्यूज में था थोड़ा बहुत, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, या फिर नॉट इट वॉज नॉट इन न्यूज, बस मैंने सोचा कि नॉन ट्रेडिशनल टूल का पार्ट है तो अब क्यों छोड़ा जाए, इतना पढ़ा दिया ये भी पढ़ा देता हूँ। देखिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट इम्पोज किया जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, मतलब जो हमारा पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इन सब के द्वारा, और जब मतलब जो इंटरेस्ट रेट इम्पोज किया जाएगा सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई, फेडरल रिजर्व एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड या यूरोपियन या फिर जापान या डेवलप्ड कंट्रीज में क्या रहता है कि वहां पर डिमांड कम हो चुकी है। मैं आपको बता चुका हूँ डिमांड क्यों कम हो गई है, बिकॉज वहां पर लोग बूढ़े हो चुके हैं, पहला रीजन, और दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया था कि लोगों के पास सब कुछ है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो यार मतलब अब बैंक्स में ही पैसा रख के इंटरेस्ट रेट कमा लिया जाए। अपन लोग ऐसा नहीं सोचते, अपन लोग खर्च करने का सोचते, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि चलो यार अब हमारी कोई जरूरत तो है नहीं, हमारे पास सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, तो बैंक्स को पैसा रखा जाए और कमा लिया जाए। तो लोग क्या करते हैं, बैंक्स के पास पैसा रखने जाते हैं, लेकिन वहां पर अलग से रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में कि अगर आप बैंक्स में पैसा रखेंगे तो आपको अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे फिर भी लोग बैंक से पैसा क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, नहीं तो वहां तो बैंक ही डूब जाते। ठीक है, वहां पर ऐसा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगता है, इसलिए वहां पर लोग सोचते हैं कि जितना कम से कम पैसा रखो उतना ही अच्छा है। ठीक है, और ऊपर से वहां पर तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ काफी मूव कर चुके हैं वो लोग, मतलब काफी उनका जो पेमेंट होती है वो कैशलेस ही होती है, तो वहां पर कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो पहला क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जब कमर्शियल बैंक के द्वारा इम्पोज किया जाता है। और दूसरा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरबीआई भी लोगों के पैसे रखते हैं, मतलब जो बैंक रहते हैं उनके पैसे रखती है, और फिर उसके बाद उनको इंटरेस्ट रेट देती है लाइक एसएलआर के फॉर्म में। तो यहाँ वहां पर सब बंद है, जैसे जापान जैसी कंट्री में सब बंद है। वहां पर मतलब सेंट्रल बैंक मतलब जो बैंक से उनसे पैसे नहीं लेती, बोलती है आप जितना लोन दे सकते हो दो। लेकिन बैंक्स भी क्या करें, लोग लोन लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही ऐसी हो चुकी है, सब पैसा साथ ही साथ बेचारी डूबी हुई है, मतलब सब बूढ़े हो चुके हैं। सो ये था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। Finally, at the end, we are moving to the last topic of today. Just give me 3 to 4 minutes. I will be completing the topic. बस आप 4 से 5 मिनट और बने रहें. Sorry for the inconvenience. ठीक है, कि लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, बट आई वांट कि अभी कंप्लीट कर दूं। देखिए, अब यहाँ पर टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टॉपिक। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़ में था अक्टूबर में अभी भी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ, और आप मत भूलिए, आप भी पढ़ लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करती है। मतलब जो अभी तक मैंने डिसाइड किया कि सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, वो सब डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो 2016 में आई है, तो उससे पहले क्या काम करता था, उससे पहले काम करता था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में क्या रहता था कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट रहता था, जो बाकी के आरबीआई डिप्टी गवर्नर, जो मैंने आपको याद है बैंक सीरीज में बताया था कितने रहते थे, जस्ट मेंशन इन द कमेंट हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर्स रहेंगे, आरबीआई गवर्नर रहेगा और डेप्यूटी गवर्नर्स रहेंगे,
और वो डेप्यूटी गवर्नर्स मिलके मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करनी है वो डिसाइड करेंगे। और उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो गवर्नर रहते हैं, तो आप जो गवर्नर रहते हैं उनके पास वीटो पावर रहती है। तो आप समझ रहे होंगे कि पहले सोच रहे होंगे एटलीस्ट 4 मेंबर भी तो और है, तो क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को ही चलने देते, क्या प्रॉब्लम थी, एटलीस्ट जो एक्सपर्ट्स है, बिकॉज आप सब जानते हैं आरबीआई गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर सबके सब एक्सपर्ट्स रहते हैं इकोनॉमी की फील्ड में। तो अच्छा ही ये मतलब एक एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेशन देगी इंस्टेड ऑफ दैट झोला छाप नेता एंड ऑल। ओके, तो लेकिन क्या थी उसमें, जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे उनके पास वीटो पावर थी। ठीक है, वीटो पावर होने की वजह से क्या करते थे, अगर आरबीआई गवर्नर ने सोचा कि नहीं यार सीआरआर कम होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने सोचा सीआरआर बढ़ना चाहिए, और आरबीआई ने जो आरबीआई गवर्नर ने सोच लिया वो वीटो कर देता था, और जो आरबीआई गवर्नर चाहता था वो होता था। मतलब 4 डेप्यूटी गवर्नर, चलिए मैंने आंसर दे ही दिया है, बट स्टिल जिन्होंने आंसर दिया इट इज फाइन, जो 4 डेप्यूटी गवर्नर थे उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जाती थी। ऊपर से क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती थी कि अब देखिए, आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन 2 पॉलिसी मिलके ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट पॉलिसी भी कंट्रोल होनी चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी भी काम करनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर दोनों को आप कंबाइन नहीं करेंगे, कि देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई लगातार पैसा सक आउट करती रही, मतलब सक इन करती रही, पैसा बार बार मतलब पूरा खींचती रही, लेकिन अगर मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट के थ्रू, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी फिजिकल डेफिसिट बढ़ा दिया और लगातार स्कीम के तौर पे पैसा मार्केट में फेंकती जा रही है, तो क्या मतलब हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी तो फेल कर गई ना, फेल की नहीं की गई, मतलब यहाँ से आरबीआई ने पैसा सक आउट किया और वहां से मतलब जो जो गवर्नमेंट है उसने पैसा स्कीम्स के थ्रू पे दोबारा मार्केट में पहुंचा दिया, तो क्या मतलब हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का, उठा के फेंक दो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और दूसरा तो ये कि एक वीटो पावर थी जो कि लोगों को पसंद में नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, तो गवर्नमेंट बोलती थी कि सर हमारी बात भी तो सुनिए, लेकिन हमारे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बड़े अलग ही किस्म के इंसान थे, वो बोलते थे कि नहीं, आई एम द लीडर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आई विल डिसाइड व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, आप अपना काम करिए। ठीक है, तो इस टाइम से कोई एक तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में। फिर उसके लिए उर्जित पटेल कमेटी बैठाई जाती है और रिकमेंडेशन देती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए, जिसमें टोटल में 6 मेंबर रहेंगे, जिसमें से आरबीआई के 3 मेंबर रहेंगे और गवर्नमेंट के 3 मेंबर रहेंगे। और जो गवर्नमेंट के 3 मेंबर रहेंगे वो पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं रहेंगे, मतलब वो एक्चुअली एक्सपर्ट मेंबर रहेंगे, जिनका मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से नॉमिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है, ये सब लोग पॉलिटिकली अपॉइंटी हैं, लेकिन एक्सपर्ट तो है ना अपनी फील्ड में, मतलब वो आरबीआई गवर्नर के टक्कर में कि नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसमें जो एंड दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल बी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा हेड की जाएगी। सो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन आई, तो उस टाइम पे जो रघुराम राजन थे 2013-14 के आसपास, उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया। फिर फाइनली हमारी एनडीए गवर्नमेंट आती है, रघुराम राजन को हटा के उर्जित पटेल को आरबीआई गवर्नर बना देती है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फाइनली ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करना चालू कर देती है। आप समझ सकते हैं इसमें जो वीटो पावर है वो हटा दी गई है, ठीक है, वीटो पावर नहीं है, और इसमें आरबीआई को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर 6 मेंबर, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 मेंबर सोचे कि नहीं सीआरआर बढ़ाना चाहिए और 3 मेंबर सोचे कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर, मतलब कास्टिंग वोट की पावर दी गई, जैसे लोकसभा स्पीकर को दी जाती है कि मान लीजिए दोनों जगह इवन नंबर होगा, इक्वल नंबर होगा, तो जिस साइड मतलब लोकसभा स्पीकर जाएगा वो डिसीजन लिया जाएगा। तो सेम वे यहाँ पर आरबीआई गवर्नर जिस साइड जाएगा, मतलब जैसे आरबीआई गवर्नर बोला था कि सीआरआर घटेगा, ठीक है, और वो मिला के 3 हो गए और यहाँ पर 3 हो गए, तो आरबीआई गवर्नर की बात रखी जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5, I think it was 4, yeah, it was 4, and we have completed all the topics in lecture number 4. This was a very long lecture, I am very sorry, but please forgive me for this, but मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट ऑल दिस टॉपिक, एंड सॉरी हो सकता है ये भी लेक्चर 25 मिनट का हो जाए, बट माइंड इट, ये लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट इट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रुपी एंड अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, जो अभी फ्रैंकली जो बताऊं कि जो चल रहा है ना, मतलब प्रेजेंट स्टेटस पे, वो यहीं पर कवर होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को एट द एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू, नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय बैंकिंग सीरीज। ओके, वी विल मीट इन द लेक्चर नंबर 5।